आज हमने वाइकॉफ पढ़ना है। वाइकॉफ के मेन जो है ना फंडामेंटल लॉस जो कि चार होते हैं: सप्लाई एंड डिमांड, कॉज एंड इफेक्ट, फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स और लास्ट में हमारे पास आता है ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ये हम पढ़ेंगे, देन इसके बाद आगे इसको डिटेल्स में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट इसका जो ना मेन फंडामेंटल लॉस जो है ना आज वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वाइकॉफ ये था, तकरीबन कुछ लोगों को पता होगा वाइकॉफ का। रिचर्ड वाइकॉफ ये थे ट्रेडर, मतलब ये काफ़ी पुराने हैं, पिछली सदी के तकरीबन। इनका जो मेथड है ना 1900 पता नहीं, आई थिंक 1225 था शायद, मतलब 100 साल पुराना इनका मेथड है और अभी तक काम करता है। वाइकॉफ इज़ द किंग। इनके जो थे ना मेन फंडामेंटल लॉज जो हैं वो अभी तक आप मार्केट में देखोगे वैसे ही मार्केट काम करती है। यही फेजेस होते हैं, इन्हीं को फॉलो कर रही होती है। और हमने वही सीखने के कहाँ पे कैसे हम ट्रेड वगैरह किया करेंगे, मार्केट को देख के किस फेज़ में इस टाइम चल रही है उसके मुताबिक आके हमारी जो है ना ट्रेड वगैरह चला करेंगे। यहाँ पे वाइकॉफ सेज देयर आर 4 phases ऑफ प्राइस एक्शन: accumulation, uptrend, distribution and downtrend। अब accumulation होता है जब मार्केट ऐसे नीचे आ रही होती है ना, 1 2 3, ये बना के पूरे फेज यहाँ पे आके रेंजिंग स्टार्ट कर देती है नीचे ऐसे साइडवेज। इसको जो होता है ना ये वाला फेज, इसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। मतलब कि एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये इकट्ठे कर रहे होते हैं लिक्विडिटी, बायर्स या सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कहाँ पे लेके जाना इन्होंने। उसके बाद आता है हमारे पास अप ट्रेंड, जो कि इसके ब्रेक होने के बाद ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आता है आफ्टर अप ट्रेंड, ऐसे जब मार्केट अगेन एक रेंजिंग में चले जाती है। ठीक है, इस रेंज को अप ट्रेंड के बाद जो स्टार्ट होती है इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक्यूमुलेशन जब मार्केट यहाँ पे प्राइसेस ऐसे नीचे गिर रही होती हैं, ठीक है, नीचे गिरती 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 यहाँ पे आके अब मार्केट में लिक्विडिटी कह लो या पैसा कह सकते हो आप, ख़त्म हो जाता है। तो सेलर्स वगैरह ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन करने लग जाती है। सेलर्स अपना बेचना स्टार्ट कर देते हैं, वो कहते हैं हमसे अभी यहाँ पे इस लेवल पे आकर ना ये चीज़ ख़रीद लो। तो वो वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, जितनी आपने सेलिंग करनी है ना सारी इस फेज़ में वो करते हैं। सेलर्स अपना सेल करके निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ से फिर आगे न्यू एक ट्रेंड स्टार्ट करना होता है जो कि अप साइड में स्टार्ट होगा। अप ट्रेंड स्टार्ट होता है इसके बाद। तो एक्यूमुलेशन जितनी, मतलब कि यहाँ पे जितने सेलर्स हैं ना उनकी बायर्स होते हैं ना, सारे पैसे वगैरह जितने भी उनके ट्रेड वगैरह वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अब्जॉर्व करते रहते हैं। एट द एंड जब सारी जब सप्लाई होती है ना वो एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो वो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड। सब कुछ खरीद के छोटी प्राइस पे, लो प्राइस पे ख़रीदने के बाद वो मार्केट में पैसा ऐड करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर स्टार्ट करती है, अप ट्रेंड में ले जाते हैं। अप ट्रेंड जाने के बाद एक फेज़ आता है जहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब इतनी प्राइस हाई आ गई भी है, ठीक है, अब हम यहाँ पे आके सेलिंग करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे प्राइस को या एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके ये डिसाइड करती है स्मार्ट मनी कि यहाँ पे अब चीज़ें जो एसेट्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है इस फेज़ पे। ये लेकिन अप ट्रेंड के बाद आती है, और इसके बाद देन अगेन फिर मार्केट
डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होने लग जाती है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। सो ये बेसिक आप समझ लो कि 4 फेसेस हैं इसके मार्केट में, इन्हीं के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट चलती रहती है। अब वाइकॉफ हमें क्या सिखाता है कि मेन जो इसके फंडामेंटल लॉज होते हैं ना, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देर आर 4 फंडामेंटल लॉज, मतलब 4 इसके फंडामेंटल लॉज होते हैं। फर्स्ट सबसे जो पहले है वो है सप्लाई एंड डिमांड। इट्स द फर्स्ट लॉ। सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है? द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड स्टेट्स दैट द मार्केट विल ऑलवेज सीक इक्विलिब्रियम, which is the point where both buyers and sellers are ready to initiate a transaction. Types. There are 2 types of supply and demand: aggressive supply and demand and passive supply and demand. अब पहले supply and demand क्यों यहाँ पे ये आती है, ये पहले आप लोगों को यहाँ पे बताया गया कि मार्केट में जब ज़्यादा जो है ना एक ट्रेंड स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल बाय ट्रेंड हो गया या सेल ट्रेंड आप देख लो, तो ऐसे एकदम मार्केट नीचे जा रही है, फॉर एग्जांपल जाती 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 यहाँ पे आके ना फिर ये लोग डिसाइड करते हैं, बायर्स और सेलर्स, इन्होंने डिसाइड करना आता है, एक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे आके ये लोग या तो बायर्स को जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, लेकिन रिवर्स होने के लिए फेसेस को बनाना पड़ता है, वो ज़्यादा लंबा काम हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस लेवल पे आके ना एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेते हैं कि जो सेलर्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और बायर्स जो नीचे बैठे होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये चेंज ऑफ अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, इस लेवल पे आके ट्रांजैक्शन होती है। देन डिसाइड होता है कि मार्केट आगे से किस डायरेक्शन में जाएगी, सेल में जाती है या अप डायरेक्शन में जाती है। तो इस पॉइंट को जो होता है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट होता है इसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आके बायर्स और सेलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से ये सप्लाई इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड सप्लाई बनती है, ठीक है। इन केस ऑफ अप ट्रेंड ऐसे अगर जा रहा है तो ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है ना, ये यहाँ पे आके ऐसे, इसको डिमांड कहा जाता है। मतलब कि अगर चार्ट पे आप देखोगे ना तो 2 कैंडल्स होती हैं, एक रेड कैंडल होती है और एक दूसरी रेड कैंडल होती है, इनके दरमियान एक ग्रीन कैंडल होती है। इस कैंडल को ना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या सप्लाई जोन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अप ट्रेंड में 2 कैंडल्स के दरमियान, ग्रीन 2 कैंडल्स है ना, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, उसके दरमियान एक रेड कैंडल होती है, जहाँ पे आके ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट को अब किस डायरेक्शन में वो लेके जाना, मतलब पॉज करवाते हैं, एक जगह पे लाके रुकती है थोड़ी देर के लिए। तो ये जो होते हैं ना जोन्स, इन्हें सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं। अब ये जो सप्लाई और डिमांड होते हैं ना, ये 2 किस्म के होते हैं, एक अग्रेसिव सप्लाई एंड डिमांड होती है और एक पैसिव सप्लाई एंड डिमांड होती है। अग्रेसिव सप्लाई डिमांड क्या होती है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं सेम प्राइस पे, ठीक है, एक ही लेवल पे। ये मैंने अभी आपको बता दिया। पैसिव डिमांड क्या होती है, पैसिव सप्लाई एंड डिमांड इन द पैसिव सप्लाई एंड डिमांड बायर्स एंड सेलर वेट फॉर प्राइस टू रीच अ स्पेसिफिक लेवल और दे आर वेटिंग विद एक्टिव लिमिट्स ऑर्डर्स, ठीक है। ये ऐसे मार्केट जैसे नीचे आ रही है ना, तो यहाँ पे आके जो कैंडल बनेगी सप्लाई की, ऐसे हम ड्रा कर लेते हैं ये कैंडल, ठीक है। इसके बाद ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ये जोन मार्क कर लेते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, आपने अगर याद होगा। ये सप्लाई एंड डिमांड यहाँ का वेट करते हैं कि मार्केट रिट्रेस कर इस लेवल पे आए, तो इधर उन्होंने लिमिट्स लगाई होती हैं, लिमिट्स लगा देते हैं कि अब यहाँ पे आएगी, मार्केट टैप करेगी एंड देन बूम अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। ये इस मूव को पैसिव सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं, ठीक है।
और अग्रेसिव की भी एग्जांपल ये होती है, अग्रेसिव ये होती है कि यहाँ पे जैसे ही थोड़ी सी मार्केट ऐसे ये बनाई है ना इसने डिमांड, तो वहाँ से थोड़ी सी नीचे जाती है एंड सडनली से टेस्ट करके वो उसी टाइम नीचे आ जाती है। ये अग्रेसिव सप्लाई एंड डिमांड आप कंसिडर कर सकते हो, उसे अग्रेसिव सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब आगे जो सेकंड लॉ है वो क्या होता है, वो कॉज एंड इफेक्ट होता है, विच इज़ द आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म। द रेंज इज द cause and the trend is called effect. In the context of Wyckoff method, cause relates to accumulation or distribution, while effect relates to the uptrend or downtrend. मतलब क्या है इसका कि अब कोई भी चीज़ होती है ना, किसी भी काउज का कोई ना कोई इफेक्ट आता है। इस दुनिया में कोई काम बिला वजह नहीं होता, ये अल्लाह ताला का भी कानून है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ करनी है ना, या कोई भी चीज़ पूरी कायनात में होती है, उसका कोई ना कोई वजह होती है, एंड जब वो हो रही होती है उसकी वजह से एक इफ़ेक्ट आता है। तो यही चीज़ वाइकॉफ ने भी हमें समझाई कि काउज जो होता है ना, वो उसका बाद में कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। अब मार्केट में उसने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया है, उसने ये बताया है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही होती है ना ऐसे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में जाती है तो ये एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देती है, ठीक है, ऐसे। अब ये क्यों हो रही है, इस चीज़ को देखना है। वो ये बता रहा है कि ये क्यों होती है। ये इसलिए होती है कि मार्केट ने अब ट्रेंड अपना रिवर्स करना है और वो लिक्विडिटी ज़्यादा उन्होंने ऐड करनी है। यहाँ पे ये जितनी ज़्यादा रेंजिंग होगी ना, जितनी ज़्यादा ये रेंज होती रहेगी, साइडवेज मार्केट जाती रहेगी, ठीक है। इसके बाद इसका एक इफेक्ट आता है, जितना लंबा ये पूरा एक एक्यूमुलेशन का फेज़ होगा ना, उसके बाद एक मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट करेगी, और वो इतना एग्रेसिवली स्टार्ट करेगी कि मतलब जितनी देर ये इसने मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन की है ना, सेम एटलीस्ट सेम टू सेम उतना ही फेस जो होता है ना, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ लेके जाती है अपना पूरे का पूरा। मतलब कि ये इतना मूव आया है ना, ये एक्यूमुलेशन इतनी हुई है, तो इसी के बराबर पूरा एक्विवेलेंट यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट ने अपना इफेक्ट दिखाना होता है, यहाँ तक आएगी। एंड सेम यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। जितनी लंबी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे नीचे से अप ट्रेंड बना के ऊपर की तरफ जा रही है, लिक्विडिटी ऊपर ख़त्म हो गई, तो मार्केट क्या करेगी, रेंजिंग स्टार्ट कर देगी। रेंजिंग होने के बाद यहाँ पे ये जितनी लंबी होगी ना रेंजिंग, उतना ही ज़्यादा लंबा ट्रेंड जाने के चांसेस होते हैं, मिनिमम उतना जाती है। अब अगर ये इतनी सी हुई है ना, थोड़ी सी, तो ये इतना ही थोड़ा जाएगी, एंड देन हो सकता है यहीं से इसी लेवल से, ये जो लेवल है यहीं से रिवर्स होकर अपना मेजर ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू कर दे। अगर ये और ज़्यादा लंबी हो रही है रेंज, ठीक है, ऐसे एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, मतलब काफ़ी टाइम लगा रहे हैं ये लोग, मार्केट को किसी डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहे, तो उसमें क्या हो रहा है, स्मार्ट मनी वेट कर रही है कि इसके अंदर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती जाएं, लोग एंटर्स होते जाएं, देन ये क्या करेंगे, एकदम मार्केट को गिरा देंगे। अपना ये कहाँ तक गिराएंगे, ये पूरा एक पूरा जो फेस बना ना, इतना लंबा ये रेंजिंग की है इसने, देन ये उसी स्पीड से ये मार्केट को नीचे गिराएंगे ऐसे। ये सारा डिपेंड करता है इस एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेंड्स कंटिन्यू करती है मार्केट। यही आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट एक्यूमुलेशन शॉर्ट अप ट्रेंड, लॉन्ग एक्यूमुलेशन लॉन्ग अप ट्रेंड, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट डाउन ट्रेंड, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग डाउन ट्रेंड, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। दीज फोर फेजेस ऑफ प्राइस एक्शंस आर कॉल्ड फोर फेजेस ऑफ वाइकॉफ साइकिल। यही है कॉज एंड इफेक्ट का सेकंड लॉ।
मतलब कि जितनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगी या डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतना ज़्यादा लंबा ट्रेंड चलता है। एंड देन हमारे पास आता है थर्ड लॉ, फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं देर आर 4 फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स, क्लाइमैक्स, डबल टॉप, डबल बॉटम एंड पुल बैक एंड बेयर ट्रैप और बुल ट्रैप। क्लाइमैक्स क्या आता है? क्लाइमैक्स इज द वी शेप्ड पैटर्न इंडिकेटिंग एग्रेसिव सप्लाई एंड डिमांड। आप ये देखो एग्जांपल है अब यहाँ पे क्लाइमैक्स ऐसे आता है, मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, अप ट्रेंड बना रही है, एकदम ऐसे ऊपर जाएगी, जितनी स्पीड से जाएगी ना उतनी स्पीड से नीचे आ जाती है, इसको क्लाइमैक्स कहते हैं। यहाँ पे ऊपर एकदम जब जाएगी ना तो यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह हाई होने लग जाते होते हैं, ये आके जाके हम पढ़ेंगे डिटेल्स में कि क्या होता है ऊपर जाके। तो देन वहीं से मार्केट नीचे गिर जाती है। इसको इस तरह के जो आता है ना ये मूव, इस मूव को क्लाइमैक्स कहते हैं। मतलब इंस्टेंट रिएक्शन आता है उसी चीज़ का, एक्शन का रिएक्शन फौरी तौर पे आ जाता है, इसी को क्लाइमैक्स कहते हैं। अब एक सेकंड फेज होता है, वो है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। वो क्या होता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। डबल टॉप एंड डबल बॉटम famous reversal chart patterns and they have a little more sideways movement as compared to V-shaded patterns, but we can't say this sideways movement is an accumulation or distribution। मतलब कि ये एक छोटा सा कह सकते हो आप साइडवेज मूवमेंट होती है कंपेयर टू वी शेप। यहाँ पे तो बिल्कुल आपको मौका भी नहीं मिलता कि एंट्री आप मार सको। बड़ा कोई होता है ना कारीगर जिसने मार्केट में टाइम देखा होता है, दिया होता है और उसे पता होता है कि वॉल्यूम क्या है, सारी स्टडीज़ करके वो लोग एंट्रीज मार लेते हैं। लेकिन जो डिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जिनको अनइनफॉर्म ट्रेडर कह लो, जिनको नॉलेज नहीं होता, वो ऐसे की एंट्रीज वगैरह नहीं पकड़ पाते बिकॉज ऑफ लैक नॉलेज। और ये जो होता है ना डबल टॉप होता तो ये नॉर्मली पैटर्न है, बट इसे इसके कंपैरिजन में आप साइडवेज कह सकते हो, बट ये साइडवेज नहीं होता, ना एक्यूमुलेशन इसे कह सकते हो ना डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो। ये क्या होता है, ऐसे जब मार्केट ऊपर जा रही है ना, ठीक है जाती है मार्केट, यहाँ पे आके ऐसे नीचे गिरने लग जाती है, रिट्रेसमेंट करती है। अब रिट्रेस कहाँ तक करेगी? रिट्रेस करने के बाद वो यहाँ कोई सप्लाई लेवल होगा या कुछ डिमांड लेवल होगा, यहाँ कुछ भी पड़ा होता है यहाँ पे। उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद अब इसने क्या करना होता है, अपना इम्पल्स लगाना है। लेकिन इम्पल्स लगाते लगाते मार्केट फेल हो जाती है, कहाँ तक जाती है, ये टॉप तक जो लास्ट उसने बनाया था, यहाँ से आके यहाँ पे फिर सेलर्स एंटर हो जाते हैं अग्रेसिवली। वो क्या करते हैं, मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज करवा देते हैं, यहाँ से फिर मार्केट डाउन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही जब मार्केट ऊपर को जा रही है तो इसे डबल टॉप कहते हैं, ठीक है। ऊपर जब आएगा तो डबल टॉप कहेंगे, जब नीचे आएगा तो इसे डबल बॉटम कह देते हैं। ये डाउन ट्रेंड के बाद आता है डबल बॉटम, यहाँ से मार्केट देन अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर को निकल जाती है। ये होता है डबल टॉप और डबल बॉटम। इसको अब हम आगे जाके सीखेंगे कि कैसे, मतलब कि हम ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। ये विक से यहाँ से भी पकड़ना सिखाऊंगा आपको और यहाँ से भी पकड़ना सिखाऊंगा। वाइकॉफ सिखाता है ये। आप दुनिया का कोई भी मेथड पकड़ लो। अब कुछ काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा कैसे होता है, आप कहाँ से इतनी जल्दी पकड़ लेते हो? हम तो वेट कर रहे होते हैं मार्केट हमें क्या सिखाया जाता है जी, स्मार्ट मनी में आपको सिखाया जाता है, वो स्मार्ट मनी कह रहा हूँ एसएमसी में आपको सिखाया जाता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये सिखाया जाता है डबल टॉप को कैसे ट्रेड करना है। ऐसे ये अब बन गया डबल टॉप, आपने वेट करना है, यहाँ पे आएगा, ये नेक लाइन है जी, ठीक है, इसको तोड़ेगा नीचे, देन आप यहाँ से रिटेस्ट पे यहाँ से इसको ट्रेड कर सकते हो। ये कहानियाँ आपको सिखाई जाती हैं। यहाँ और रिट्रेस करेगा यहाँ तक,
तो यहाँ से आप सेल करोगे। मतलब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वगैरह आईसीटी में भी ऐसे ही है। वो भी आपको कहेंगे जी, क्या कहेंगे, आईसीटी वाले कहते हैं आपने वेट करना है। क्या वेट करना है, यहाँ पे सीआईएसटी हो जाए या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं, बड़े में चले जाएं, उतनी देर से यहाँ से मार्केट स्किप हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन एक वाहिद मेथड है वाइकॉफ, जो आपको मैं यहाँ से पकड़ना सिखाऊंगा। मार्केट यहाँ से आएगी ना, जैसे ही यहाँ पे आएगी आप ट्रेड यहाँ से मार के और अपना यहाँ पे प्रॉफिट भी निकाल लिया करोगे इस लेवल से। अगर आपने शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करनी है, हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी निकाल लेंगे और बाकी हम छोड़ देंगे अगर हमारा दिल करता है तो वो ट्रेंड को चलता जाए जितना चलना है। लेकिन यहाँ से पकड़ना मेथड सिर्फ हमें वाइकॉफ ही सिखाएगा, ये वाला। और कोई दुनिया का मेथड नहीं है जो इतनी एक्यूरेटली आपको ट्रेड्स पकड़ना सिखाए। देन थर्ड कौन सा है जी, देन यहाँ पे आता है पुल बैक पैटर्न्स। दे आर लाइक द डबल टॉप और डबल बॉटम बट द सेकंड ड्राइव फेल्स टू रीच द लेवल ऑफ द फर्स्ट वन। ये भी वही चीज़ है जैसे डबल टॉप होता है और डबल बॉटम होता है। एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न भी नहीं कहते हैं, मतलब इन दोनों को, ठीक है। और ये भी इसका ही कज़न कह सकते हो। देख रहे हो वैसे की शेप है, लेकिन क्या होता है इसमें, ऐसे मार्केट जब ऊपर जा रही है ना, पहला टॉप ये बना रिट्रेस की मार्केट, अब मार्केट यहाँ तक ही जाती है, कई दफ़ा ऊपर तक नहीं जा पाती, ये लेवल से यहाँ से टेस्ट नहीं करती ये लेवल। अब यहाँ तक का वेट नहीं करते रहना, यहीं से मार्केट गिर जाती है। इसको पुल बैक कहते हैं, ये पैटर्न को, जिसका ये फेल हो जाता है। सेकंड टॉप जो है ना, वो बिल्कुल अपना फर्स्ट टॉप को टेस्ट नहीं पूरा करता, उसी के दरमियान से जब मार्केट नीचे गिर जाती है। इस पैटर्न को पुल बैक पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है। ये अप ट्रेंड में आता है और ये डाउन ट्रेंड में आता है। देन हमारे पास आता है बुल ट्रैप एंड बेयर ट्रैप। दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन अकर्स टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स इन द मार्केट। मतलब ये क्यों आता है, ये हमने लिक्विडिटी भी कॉन्सेप्ट कह सकते हो, फेक आउट भी हमने आगे पढ़ा हुआ। ये मार्केट में स्मार्ट मनी इस वजह से करती है कि जो यहाँ पे अब बैठे हुए हैं ना, आपको मैंने ये पहले भी समझाया हुआ है कि ये जो लोग हैं ना, यहाँ से सेल करके बैठे होते हैं, अर्ली सेलर्स। मार्केट ने इनको बाहर निकालना होता है, यहाँ से अर्ली सेलर एंटर हो जाते हैं, उन्होंने अपने लिमिट्स लगाई होती हैं, इसी के ऊपर स्टॉप लॉस रखा होता है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से, यहाँ यार रुको मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूँ, ऐसे ये देखो मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है ट्रेंड बनाते हुए, तो ये एक टॉप बनाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करती है। ट्रेडर्स ने क्या करना है, वो यहाँ पे अपना लगा के बैठ जाते होते हैं, लिमिट्स लगा लेंगे, स्टॉप लॉस अपना इसी के ऊपर रखा होता है उन्होंने। मार्केट क्या करती है, ठीक है, ऐसे जाती है और एक कैंडल बड़ी सी यहाँ पे बना देगी, यहाँ पे आएगी और एक कैंडल भी हम बना लेते हैं, ऐसे कैंडल बना देती है, ठीक है। कैंडल बनाती है क्यों है, उसने इन ये जो अर्ली बायर्स होते हैं ना, अर्ली सेलर्स सॉरी, इनको बाहर करना होता है, इनकी लिक्विडिटी उठाती है। एंड देन ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो होते हैं, उनका क्या होता है, वो ये कैंडल देखते हैं, उनकी ईद हो जाती है, भाई मार्केट तो ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, चलो भाई अब हम भी यहाँ से एंटर करते हैं, वो भी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं ट्रेड्स। स्टॉप लॉस उनका होता है इसी कैंडल के नीचे, ठीक है। अब ये कैंडल बनती है, इसके बनते साथ ही मार्केट क्या करती है, यहाँ से वापस नीचे, और ऐसे नीचे गिरती है, ऐसे गिरती है कि भाई किसी रोकने वाला उसका नाम नहीं होता। ये आपने देखा होगा कितनी दफ़ा होता है मार्केट में। इसकी रीज़न यही होती है कि ये लिक्विडिटी इन सेलर्स की भी उठाते हैं स्मार्ट मनी वाले, और इन बायर्स की भी उठा लेते हैं। उठाने के बाद अपनी लॉट साइज, अपनी लिक्विडिटी इन्होंने ऐड करनी होती है, वो भी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ये इतने बड़े मूव आते हैं। इनकी भी लिक्विडिटी उठती है, फिर इनकी भी उठती है, और ये लेवल सारे उठाती जाती है, और जहाँ तक ये ख़त्म नहीं ना हो जाता फ्यूल, तब तक मार्केट नहीं रुकती। ये वाला जो होता है ना,
बुल ट्रैप इसे कहते हैं, और ऐसे ही रिवर्स में बेयर ट्रैप कहते हैं। ये आते हैं और इनके रिजल्ट्स भी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। इसको लिक्विडिटी भी स्वीप कह सकते हो आप, लिक्विडिटी स्वीप भी होती है, सेम मेथड। अब फोर्थ लॉ क्या होता है वाइकॉफ का? वो होता है जी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। लाइक द आइडिया दैट काउजेस प्रीसीड द इफेक्ट, the Wyckoff method also states that effort precedes results. In the context of Wyckoff, the effort means volume and the term result means price actions. समझ गए हो कि Wyckoff में एफर्ट जो होती है ना वो वॉल्यूम को कहा जाता है, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो होता है ना वो प्राइस एक्शन बताता है। प्राइस एक्शन क्या होता है? कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक जो होती है ना वो बताती है। वो मैं भी आपको बताता हूँ आगे एग्जाम्पल के थ्रू, आपको सही समझ आ जाएगी। इन फॉरेक्स द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द कैंडल स्टिक। इट शोज हाउ मैनी टाइम्स प्राइसेस हैव चेंज्ड इन दैट स्पेसिफाइड टाइम। When price actions shows the volume action, 3 is harmony. There is harmony, sorry. When price action shows the volume action, there is harmony. When price action does not show the volume action, then there would be divergence. अब ये हार्मनी क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है ये भी हम पढ़ते हैं अभी। ये आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का क्या हमने बताया था कि ये है ना, सॉरी यहीं पे एग्जांपल याद कर लेते हैं, ऐसे वो चार्ट पे देखनी पड़ेगी। लाइक द आइडियाज, ओके मैं एक सेकंड पानी पी लूँ यार। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कैंडल स्टिक बन रही हैं, यहाँ पे ऐसे बनती हैं। इनको ग्रीन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ऐसे ये कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। इतनी सुथरी खैर कैंडल बनती बहुत कम है, बहरहाल ये तो मैं आपको एग्जांपल है वो बता रहा हूँ। बाकी अब नीचे वॉल्यूम होता है, हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं। वॉल्यूम, अब ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉरेक्स में या क्रिप्टो में कह लो, जितनी भी मार्केट्स है ना ये वाली, इनमें जो वॉल्यूम होता है ना ये रियल वॉल्यूम नहीं होता। मतलब वॉल्यूम आपको ये नहीं बता रहा होता कि इस टाइम कितनी क्वांटिटी के अंदर इस कैंडल के अंदर ट्रेड किया गया है, बायर्स ने किया है या सेलर्स ने किया है, ये नहीं आपको बताता। वो ये मार्केट में सिर्फ ये बताता है वॉल्यूम कि इसमें वॉल्यूम के अंदर, इस कैंडल के अंदर, मतलब ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो कि बायर्स की भी हो सकती हैं और सेलर्स की भी हो सकती हैं। मतलब ये हमें टिक वॉल्यूम इसे कहते हैं। ये टिक वॉल्यूम होता है हमें जो दिखाया जाता है, जो ये यहाँ पे मिलता है ना। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला टिक वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम नहीं होता। ये देखो ये लिखा हुआ है ना 13 1 मिनट की कैंडल में। इस लास्ट कैंडल में कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं? 13 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस ये नहीं है कि आप रेड कलर देख रहे हो, रेड कैंडल है तो इसमें जी सेलर से नहीं अपनी जो है ना यहाँ पे 13 ट्रांजैक्शंस की हुई, नहीं। ये वॉल्यूम जो हमें बता रहा है ना ये वाला चार्ट, ये हमें बता रहा है कि ये ट्रांजैक्शन इतनी हुई, वो बायर्स की भी हो सकती हैं, सेलर्स की भी हो सकती हैं। अब ये जो है इसमें इतना बड़ा ये जो है ना आई हुई है कैंडल बनी हुई है, लेकिन वॉल्यूम इसका क्या है? कम है, ठीक है।
अब इस कैंडल के अंदर लाजमी नहीं है कि सिर्फ बायर्स ने ही ट्रेड किए होंगे, इसमें सेलर्स भी हो सकते हैं। इसको यहाँ पे आप पढ़ना है, ये देखो, ये बल्कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है वॉल्यूम टिक्स। ये वॉल्यूम रियल वॉल्यूम नहीं होता। रियल वॉल्यूम जो होता है ना वो यूज़ होता है, वो स्टॉक वाले करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग, उनके जो होते हैं ना वो रियल, उनको डाटा मिलता है, उनके चार्ट्स में रियल वॉल्यूम होता है, उसमें सही पता लगता है कि भाई मार्केट में इस कैंडल के अंदर कितने ट्रांजैक्शंस हुई हैं, किसने की हैं, बायर्स ने कितनी की हैं और सेलर्स ने कितने की हैं और कितने कितने वॉल्यूम से की हैं। मतलब कि एक ट्रेडर है, उसने एक ट्रेड मारी है, लेकिन उसने ट्रेड मारी है 1 मिलियन कैपिटल की, ठीक है। तो वो कैपिटल आपको बताएगा कि अब इतने बड़े कैपिटल से ये मार्केट में एंट्री हुई है, तो मार्केट के क्या चांसेस होंगे कि ये ऊपर को एंट्री मारेगा, ऊपर को जाएगी, बाय डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये तो वहाँ पे उन मार्केट्स में बताया जाता है, लेकिन फॉरेक्स में नहीं ऐसा होता है। यहाँ पे अब आपको सिर्फ यही दिखाया जाएगा कि इसमें 171, वो जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है इतनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई हैं, इनके वॉल्यूम्स ये नहीं बताए जाते कि यहाँ पे एक ट्रेडर ने कितने बड़े लॉट साइज़ के साथ कितनी मनी के साथ अपना जो ना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। सो ये हमें क्लियर हो गया है कि आज आपको ये पता है कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ना, ये टिक वॉल्यूम है। और बहुत से लोग इस चीज़ को ये समझते हैं कि यार फॉरेक्स में वॉल्यूम काम नहीं करता। हम लोग वॉल्यूम को नहीं देख रहे होते, हम लोग देख रहे होते हैं कि वॉल्यूम के साथ ये कैसे रिएक्शन आता है, मार्केट में विक्स आ रही हैं, रिजेक्शन आ रही है, कैसे की क्लोजिंग है, ये चीज़ हमने स्टडी करनी होती है। और यही हमें यहाँ पे बताई गई है कि in forex the total number of transaction in a specific time frame is called volume of that candlestick. It shows how many times price have changed in that specified time. When price action shows the volume action, there is harmony. मतलब क्या है कि जब प्राइस एक्शन, जैसे ये है ना कैंडल, प्राइस एक्शन मतलब कि कैंडल को कहते हैं कैंडल। अब इतना बड़ा इसका स्प्रेड है कैंडल का, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या है, इसका अगर इतना बड़ा, ये देखो आपको मैं थोड़ा सा ना जूम करके बताता हूँ, ये आप देखोगे तो ये कैंडल जो है ना इतनी बड़ी कैंडल है, लेकिन इसका वॉल्यूम देखो कितना छोटा कैंडल का वॉल्यूम है। अब ये पिछली कैंडल को देख लो, ये छोटी सी है, डोजी बनी हुई है, और इसका वॉल्यूम देखो इतनी बड़ी कैंडल के इक्वल है। अब ये चीज़ हमें क्या बताती है कि यार इस कैंडल में कुछ ना कुछ हुआ है, इसमें भी कुछ हुआ है और इसमें भी कुछ हुआ है। होना तो ये चाहिए था ना, हार्मनी क्या होती है कि जितनी बड़ी ये कैंडल है ना, जितनी बड़ी ये कैंडल है उतना बड़ा एटलीस्ट इसका वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब ये इतनी बड़ी है ना, इसका इतना स्प्रेड है, तो इतना ही वॉल्यूम एटलीस्ट होना चाहिए, इसको हार्मनी कहा जाएगा। अगर अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई, मतलब कि वॉल्यूम छोटा है और स्प्रेड इसका बड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है डाइवर्जेंस, ठीक है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं इसे। हार्मनी आपको बता दी है कि हार्मनी ये होती है कि मार्केट की ये कैंडल जो है ना, इसका वॉल्यूम एटलीस्ट इसके स्प्रेड जैसा हो, ठीक है, उसको हार्मनी मतलब नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो। अगर अल्ट्रा हाई भी है तो वो भी हमें बताता है कि ये कैंडल में कोई काम हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देखो ये कैंडल अब छोटी है दिखने में, इसके कंपेयर इसका स्प्रेड बहुत कम है। स्प्रेड ये होता है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, इसको स्प्रेड कहते हैं, वीक नहीं होती, कंसीडर नहीं की जाती बेसिकली। वीएसए वाले जो होते हैं ना वो तो बार्स यूज़ करते हैं, ये देखो ऐसे, ये ओपनिंग एंड क्लोज, दैट्स इट। विक वगैरह वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यही देखना होता है कि इसकी ओपनिंग कितनी है और क्लोजिंग कितनी है, इसके अंदर स्प्रेड देखते हैं, ये स्प्रेड होता है बॉडी, ठीक है। अब इसकी बॉडी जो है छोटी है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी इतनी बड़ी बॉडी है और इसका वॉल्यूम देखो कितना छोटा है। तो ये क्या बताता है कि यहाँ पे इस कैंडल के अंदर डाइवर्जेंस हो गई हुई है, इस कैंडल में भी डाइवर्जेंस है, ये वाली भी डाइवर्ज है। अब ये
चीज़ें हमें बताती हैं कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। इसमें अब इतना बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं इस कैंडल के अंदर आए होंगे, क्योंकि मार्केट पहले बायर्स गए हैं, ऊपर गए हैं, ऊपर गए हैं, उन्होंने होल्ड नहीं कर सके वो प्राइस को। देन एकदम सेलर्स आए, उन्होंने इतना प्रेशर लगाया, इतने ट्रेड्स लगाए, इतनी उनकी मतलब कि ट्रांजैक्शन थी, वो सारी की सारी मार्केट वहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पे आके क्लोजिंग दी है। मतलब कि यहाँ पे इस कैंडल के अंदर सेलर्स एंटर हुए हैं। अब ये तो हमें पता लग गया कि इस कैंडल में डाइवर्जेंस आ गई है, लेकिन आगे जाके हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है कि भाई हाँ ये चीज़ में अब वाकई सेलर्स एंटर हुए हैं या नहीं हुए। वो फिर हमें अगली कैंडल देख के पता लगता है। उसके बाद वो क्लोजिंग होती है, अगर वो हमारी फेवर में होगी तो हम ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस करके और डायरेक्शन अपनी फाइंड करते हैं, लेकिन वो आगे चल के पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको हार्मोनी और डाइवर्जेंस मैंने बताई है कि हार्मोनी क्या होती है। स्प्रेड जितना होता है ना मार्केट की कैंडल स्टिक के अंदर, उतना ही उसका वॉल्यूम होता है, उसको हार्मोनी कहा जाता है। और जहाँ पे आप देखो कि मार्केट में कैंडल छोटी है या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा छोटा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है या बिल्कुल लो वॉल्यूम है, तो वो डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आगे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वेज ऑफ एनालिसिंग एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। द वॉल्यूम इज़ एसोसिएटेड विद ईच कैंडल स्टिक। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इसको कहते हैं, VSA, जो हमें सिखाता है कि कैसे कैसे क्या कुछ एक कैंडल में होता है। दिखने में तो ये सिंपल सी कैंडल होती है, लेकिन वॉल्यूम हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे देता है। The analysis between volume and price is individual candlestick is called VSA। यहाँ पे मैंने ये एक जो है ना आपको ये आप ये वीडियो रोक के ना ये स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक, इसको आपने याद रखना है, ये आप अपने पास रखना लाजमी। ये चीज़ जो है ना आपके लिए काम आएगी। वॉल्यूम क्या होता है, एफर्ट। वॉल्यूम क्या क्या कहा गया, एफर्ट होती है वॉल्यूम। इसका रिजल्ट कहाँ पे आता है, वो कैंडल स्टिक में आता है, प्राइस में, कैंडल स्टिक में। अगर मार्केट में इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि हम इन दोनों को देख के हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, ये इंटरप्रिटेशन हो गया। अब ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर वॉल्यूम हाई है ना, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल बनी वाइड रेंज हाई, मतलब वाइड रेंज कैंडल बनी है। वाइड रेंज कहते हैं कि इसकी कैंडल की बॉडी ज़्यादा है। ये भी मैं डिज़ाइन कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसका वॉल्यूम नीचे हाई है कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, मतलब पिछली कैंडल से इस कैंडल का वॉल्यूम जो है ना वो अगर हाई आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, हार्मनी। मतलब कि इसका मतलब कि जितनी ये वॉल्यूम है ना उतना ही इसका नॉर्मली कैंडल का स्प्रेड है, ठीक है। तो ये इसको हम हार्मनी कहेंगे। अब अगर इन केस इसी कैंडल का, बल्कि नैरो रेंज कैंडल का, सॉरी, छोटी कैंडल है, बॉडी इसकी छोटी है और ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, नॉर्मल सी, ठीक है। बट इसका वॉल्यूम लो है ऐसे पिछली कैंडल्स की कंपेयर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसे भी हम हार्मनी ही कहते हैं। मतलब कि नॉर्मल है, जितना उसका मैंने आपको बताया था ना वो होगी बॉडी, उसके मुताबिक आपका वॉल्यूम है, तो ये नॉर्मली आपको हार्मनी कहते हैं इसे। डाइवर्जेंस कैसे पता लगेगी, डाइवर्जेंस इसी का उल्टा हो जाता है। मतलब कि नैरो रेंज है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है ना वो जब हाई हो जाएगा ना ऐसे, मतलब कि पिछली कैंडल से हाई वॉल्यूम आ गया, तो ये क्या होता है, ये डाइवर्ज हो गई है। मतलब कि इस कैंडल में कोई ना कोई कहानी चली है, इसमें सेलर्स आ सकते हैं या बायर्स आ सकते हैं, ये कैंडल डिसाइड करती है नेक्स्ट, ठीक है।
एंड ऐसे ही जब वाइड रेंज कैंडल होती है और उसका वॉल्यूम लो होता है ना, तो उसको भी डाइवर्जेंस कहा जाता है। अब आगे हमारे पास जो हम करते हैं मार्केट के अंदर ट्रेड्स वगैरह करने के लिए, सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस, एसएसए। वीएसए तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, इसको भी हम थोड़ा सा आगे जाकर डिटेल्स में पढ़ेंगे भी। एसएसए बहुत से कम लोग होते हैं जो इस बारे में जानते हैं। सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस क्या होता है? द एनालिसिस ऑफ प्राइस एक्शन राइट आफ्टर अ स्पेसिफिक कैंडल इज कॉल्ड subsequent shift analysis. For example, a wide range candle with high volume should cause the next candle to be high. If it does this, then there is harmony. Otherwise, we are dealing with divergence. क्या बताया गया जी यहाँ पे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मार्केट में एक कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल, हम इसी की एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है ऐसे है जैसे कैंडल है, हाई है, मतलब कि उसकी तरह का ही है, तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हार्मोनी तो है, ठीक है। अब हार्मोनी है तो इससे अगली वाली कैंडल जो है ना, नेक्स्ट कैंडल को पता है कैसे होना चाहिए, वो भी ऐसे की ही डायरेक्शन में क्लोज करे, ठीक है। A wide range bullish candle with high volume should cause the next candle to be high, मतलब कि इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, और वॉल्यूम भी इसका एवरेज होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि कैंडल है। तो इस केस में इसको हार्मोनी कहते हैं। अगर कहानी उल्टी हो गई भी है, मसलन कि ऐसे बड़ी रेंज की कैंडल बनी है, वाइड रेंज कैंडल, और यहाँ पे आके वॉल्यूम इसका छोटा हो गया, ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैंडल हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल के चांसेस हैं कि वो इसका हाई ना ब्रेक कर सके, सो वो ऐसे क्लोज हो, ठीक है। अब क्लोज होगी ऐसे, और अगर इसके अंदर वॉल्यूम भी हाई है तो भाई ये पूरी दाल ही काली हो गई हुई है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स एंटर हो गए में। अब यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ से मार्केट गिरेगी। ये क्लोज हुई, इसकी विक देखते हैं, इसकी विक ऊपर होनी चाहिए, ऊपर से मतलब कि इसका हाई, ये आगे जाके आपको बताऊंगा, ये अभी मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं अभी कह रहा, थोड़ा सा आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि क्या आपने देखना होता है। इसकी विक अगर ऊपर है तो इसके अंदर अगर हाई वॉल्यूम है ना, तो ये एक हमारा बड़ा कमाल का सेटअप होता है। हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, और नेक्स्ट हमारा सप्लाई एंड डिमांड या कोई जोन होता है वो टारगेट हम रखते होते हैं। सो ये हमारा सब्सिक्वेंट एनालिसिस होता है। हमने ये चीज़ें देखनी होती है कि मार्केट के अंदर ये कैंडल्स के अंदर क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आता है ना, प्राइस मूवमेंट एनालिसिस, इसे पीएमए कहते हैं। ये भी आप लोगों को बहुत कम पता होगा, बल्कि किसी को भी नहीं पता होना। एसएसए और पीएमए का बहुत बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता होता है, बीएस से बड़ा लोगों ने सीखा हुआ है। द एनालिसिस ऑफ price movement relates to their function in the trend is called price movement analysis, PMA। मतलब कि एनालिसिस ऑफ प्राइस मूवमेंट जो हम इसमें करते हैं, वो हम एनालिसिस करते हैं कि प्राइस कैसे मूव कर रही है, ठीक है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, उसको हम एनालिसिस करते हैं। अ प्राइस मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड शुड डिस्प्ले हाई वॉल्यूम or relatively increasing volume, while price movement against the trend direction should display low volume or decreasing volume. When that happens, there is harmony। अब क्या बताया यहाँ पे कि अगर
जो है हमारा यहाँ पे प्राइस मूवमेंट ट्रेंड डायरेक्शन में है ना, मतलब कि ऐसे बाय ट्रेंड है, ठीक है, मतलब अब ट्रेंड जा रहा है। तो यहाँ पे जो कैंडल्स आएंगी ना, इनको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है, 1 2 3। इनको हमने क्या देखना है कि इन्हें लाजमी है शुड डिस्प्ले हाई वॉल्यूम, मतलब कि ऊपर जा रही है ना ट्रेंड में, ट्रेंडी डायरेक्शन में है, तो इनका वॉल्यूम भी हाई होता हुआ आना चाहिए। जैसे जैसे ट्रेंडिंग डायरेक्शन में क्लोजिंग हो रही है ना, तो ये हमें स्ट्रेंथ बताता है ट्रेंड की, कि मार्केट अपने ट्रेंड को भी कंटिन्यू करेगी, ठीक है। ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रही है ना, तो मतलब कि इसके अंदर पावर है, इस ट्रेंड में बायर्स इधर ज़्यादा पावरफुल हैं। अब जैसे ही मार्केट अब अगेंस्ट द ट्रेंड आएगी ना, तो हमने क्या एक्सपेक्ट करना होता है। पीएम में हमें यही चीज़ सिखाता है कि हमने रिलेटिवली इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये हमने बता दिया। वाइल प्राइस मूवमेंट्स अगेन द ट्रेंड डायरेक्शन, मतलब कि नीचे को ऐसे आ रही है ना, ऐसे यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है अगर, तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट होने के बाद ये जो कैंडल्स रिट्रेसमेंट वाली है ना, इनमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, दिस शुड डिस्प्ले लो वॉल्यूम और डिक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब कि अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट में कंपेयरिंग टू दीज वॉल्यूम्स, ये पीछे वाली कैंडल्स के थ्रू इसका वॉल्यूम थोड़ा कम होना चाहिए, नीचे आते हुए मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम होना चाहिए, ये चीज़ डिक्रीज करते हुए आए। ये हमें बता रही है कि अभी बाय ट्रेंड जो है ना वो पावरफुल है। सो यहाँ कहीं से भी इस लेवल से या नीचे से कहीं से मार्केट रिवर्स नहीं करेगी, यहाँ से अपना ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगी, ऐसे टैप करेगी और ये ऊपर को ही कंटिन्यू करेगी। ये हमें पीएम में सिखाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब व्हेन द प्राइस मूवमेंट in the direction of trend shows decrease in volume then there is divergence, मतलब कि वही उसी का विषय वैसा है। जैसे कि अगर मार्केट में ऐसे जब ऊपर की तरफ कैंडल जा रही है ना, अब रेड डी आर सही है, और इसके अंदर वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, ये मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग करता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो इससे क्या शो होता है कि डाइवर्जेंस आ गई है, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही, वॉल्यूम नीचे आते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड अब वीक हो गया, ये जो बाय ट्रेंड नीचे से ऊपर जा रही थी ना मार्केट ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे जाके कहीं से इस लेवल से या इस लेवल से ये कहीं पे जाके नीचे गिर सकती है, अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नॉन adjacent price movement analysis, it suggests you us looking at how volume influence price in the longer term rather than immediate changes. Ideally each impulse wave should produce a higher peak in volume harmony. Progressively lower peak in volume means divergence between effort एंड रिजल्ट, वही चीज़ जो मैंने आपको भी बता दी है। नॉन एडजस्टेंट प्राइस मूवमेंट भी इसी को कहते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म पे देखना होता है कि मार्केट के अंदर, अब जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। हम यहाँ पे ये ना समझ दोगे भाई सर हमें कहानियाँ सुनाई जा रहे हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं था मार्केट में। अब ये देखो, ये बाय ट्रेंड है ना, पीछे से ऐसे आ रही है मार्केट ऊपर जाते हुए, ठीक है। बाय ट्रेंड में यहाँ पे टेक्निकली हमने क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, और ये अगर इंक्रीज है ना, मतलब पिछली कैंडल से बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम, और तो ये हारमोनी है, मतलब कि ट्रेंड में पावर है
और मार्केट क्या करती है, ऊपर ही जाती है। और जैसे ही यहाँ पे जाके अब वॉल्यूम डिक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं जब आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, यहाँ से अब रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है ना, तो ये देखो मार्केट में वॉल्यूम नीचे जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका, कि यहाँ कहीं से इस लेवल से, इस सपोर्ट से, इस डिमांड से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। वही उसने किया ऐसे। अब यहाँ से जब ऊपर रिवर्स हुई है, ऊपर गई है ना, तो ये देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे आके वॉल्यूम बढ़ रहे थे, बढ़ते 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 यहाँ पे आके ये जो रेड कैंडल्स हैं इधर आके कहानी चेंज होने लग गई है। एंड देन ये जो लास्ट कैंडल्स थी, इनमें आके क्या हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और स्प्रेड देखो क्या हुआ है। और रेड कैंडल देख लो, उसमें हाई वॉल्यूम है। एंड देन सडनली मार्केट चेंज, वो नीचे गिरने लग गई है। सो ये न्यू हाई नहीं बना सके, यहाँ पे फेल हो गए। यही चीज़ हमें दिखने को मिलती है सारी। आप पीछे देखोगे ना, ये अब ऐसे ही आपको नज़र आ रहा होगा। टेक्निकली ऐसे ही होता है। ये अब इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। यहाँ पे आके ये हाई थोड़ा एंड देन इंक्रीज होने लग गए वॉल्यूम। ऐसे मार्केट काम करती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अब जहन में रखनी है। देन फिफ्थ में हमने क्या एक्स्ट्रा में रखा है जी, दिस सजेस्ट टू अस दैट वी शुड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस इज़ अबाउट टू ब्रेक अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब कि यहाँ पे हमें ये बताता है कि हमें देखना होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आके मार्केट कैसे ब्रेक करती है, या कर पाती है नहीं कर पाती। ये नहीं कि वहाँ पे आ गई है तो आपने अंधे धुंध जो लगा के बैठे होते हैं ना, लिमिट्स लगाई होती हैं, तो वो कहानी नहीं करनी। आपने मार्केट को देखना है उस लेवल पे कैसे रिएक्ट करती, वो चीज़ें आपने देखनी है। देन आपने एंटर करना है ट्रेड में, आंखें बंद करके नहीं कर लेना। व्हेन प्राइस ब्रेक आउट अ लेवल विद हाई वॉल्यूम एंड डज नॉट लूज दैट लेवल राइट आफ्टर, देन देयर वुड बी हार्मनी। मतलब जब मार्केट ब्रेक कर रही होती है ना एक लेवल, फॉर एग्जांपल ये ऐसे एक ये हाई बनाया, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई, ये लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस है मतलब, ठीक है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे आके इसे तोड़ना है ना, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, यहाँ पे आके इसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ये चीज़ ऐसे जाए और इसका वॉल्यूम हाई हो, ठीक है। तोड़ते हुए जा रही ना, तो पता लगे कि भाई हाँ तोड़ा इसने, इसका वॉल्यूम हाई होता होना चाहिए। ये तोड़ते हुए हाई होगा तो ये हारमोनी कहलाती है। मतलब कि नॉर्मल है ट्रेंड, ऐसे ही ये कंटिन्यू करेगी, इसका पता लग जाता है ऐसे। और अगर देन आगे यही लिखा हुआ है, व्हेन प्राइस ब्रेक आउट अ लेवल विद हाई वॉल्यूम डज नॉट लॉस दैट लेवल राइट आफ्टर, देन देयर वुड बी हार्मनी, डाइवर्जेंस वुड बी अ फेक ब्रेकआउट इन दिस सिनेरियो। मतलब कि अगर यहाँ पे आके मार्केट में ये ब्रेकआउट दिया ना, हमें कैसे पता लगता है कि ये फेक ब्रेकआउट है, ये हमें वॉल्यूम बताता है सर। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, मेरे स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट था, उसने मुझे पूछा था सर हमें कैसे पता लगता है कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। तो भाई ये वॉल्यूम हमें बताता है, आपने ये देखना है। ये जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे आ रही है ना, हाई वॉल्यूम के साथ आ रही है, ऐसे 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 ऊपर जा रही है, क्योंकि ट्रेंड है ना बाय का, तो इसे ऊपर जाते हुए हाई वॉल्यूम के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना, इस कैंडल में आके कहानी बदल गई है, ये लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है। ये क्या बताता है हमें कि अब मार्केट में ये ब्रेकआउट रियल नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है। देन क्या होता है, यहीं से मार्केट नीचे गिर सकती है, चांसेस होते हैं कि गिर जाएगी। फेक ब्रेकआउट ऐसे हम चेक करते हैं। आगे ये जो फेसेस हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है।